अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आज की हमारी वीडियो एनईडी के पास पेपर 2008 से रिलेट है। इसके अंदर जो भी सोल्यूशन वगैरह होगा वो हम करेंगे और इसके अलावा 2001 से 2007 तक के सवालात मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए पास पेपर में किस किस तरह के सवालात आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे कह रहा है कि 45 ग्राम वाटर कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज कंटेन बाय 25 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स, द रिलेटिव मास ऑफ एक्स इज़। अच्छा, सवाल के अंदर आपको मास ऑफ वाटर बता रहा है और इसके अलावा मास ऑफ एलिमेंट एक्स बता रहा है। दो मास बता दिया और कह रहा है कि दोनों का जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो सेम है। अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहो, अगर दो चीज़ का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो इसका मतलब है उसका मोल भी सेम होगा। एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर कोई चीज़ एक मोल है, दुनिया का कोई भी चीज़ एक मोल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद जो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे कोई चीज़ एक दर्जन है, केला एक दर्जन है तो इसका मतलब 12 ही होगा। कीनू एक दर्जन है तब भी 12 होगा। अंडा एक दर्जन है तब भी बड़ा एक 12 होगा। अगर बड़ा अंडा है एक दर्जन तब भी वो 12 ही होगा। तो कोई भी चीज़ एक मोल है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी। तो अब इन्होंने एक मोल तो नहीं कहा, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अब इन्होंने बोला है कि दोनों के अंदर जो पार्टिकल की तादाद है ना वो सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का मोल सेम होगा। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि भाई मोल ऑफ H2O ये और ये मोल ऑफ एक्स दोनों बराबर है। उन्होंने बोला भाई दोनों का पार्टिकल बराबर है, मैंने दोनों का मोल बराबर ले लिया। अब मुझे मोल का फॉर्मूला पता है। मोल का फॉर्मूला होता है मास और नीचे होता है मोलर मास। अच्छा, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ मोलर मास, ये मोलर मास होगा H2O का, और मास के बजाय मैं भी इसको शॉर्ट में कर देता हूँ H2O का। मास ऑफ एक्स ये आपको पता है, और मोलर यानी कि रिलेटिव मोलर मास वो आपसे यही पूछ रहा है। H2O का मास कितना है? 45 ग्राम है भाई। H2O का मोलर मास ये तो हम खुद निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का मिलाइएगा तो ये 18 हो जाएगा। mx यहाँ से mx भी तो हमें पता है ना, 25 ग्राम यहाँ से निकल आएगा mx। अब इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए 25, पहले इसको इधर भी 25 रहने दीजिए, ये डिवाइड में उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा। ये 45 है, इधर नीचे भेज दीजिए, इधर आ जाएगा। और यहाँ कौन रह गया? यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा mx रह जाएगा। इसको सेट कर लीजिए, यानी कि डिवाइड वगैरह कर लीजिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को 9 से कर दीजिए। ठीक है, 5 5 से 25, 5 9 से 45। इसको इससे करिए, 9 1 से 9, 9 2 से 18, नीचे तो ख़त्म हो गया। 5 2 से 10, यानी कि जो रिलेटिव मोलर मास जो हमारे पास, ये मॉलिक्यूलर मास जो भी कह रहा है उसका आंसर होगा 10। तो देखिए 10 कहीं नज़र आ रहा? हाँ भाई 10 हमारे पास बी ऑप्शन है। अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा? तो भाई सिंगल बॉन्ड, एक तो उसके अंदर नज़र है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही होता है, डबल का थोड़ा छोटा हो जाता है, ट्रिपल का और मज़ीद छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब कौन सा है? तो पहला और दूसरे में तो डबल, पहले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ए में, बी में डबल बॉन्ड दिख रहा है, सी में आपको बॉन्ड नहीं दिख रहा। लेकिन अगर सी आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर इथाइन मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है तो C2H2 कौन होता है? इथाइन होता है। इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता है, तो मतलब है कि इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका आंसर सी ठीक हुआ। अच्छा, इसको कॉपी करिए। 3 मुझे आपको क्लियर करना पड़ेगा सारी चीज़। क्वेश्चन 3 जो है ना, ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री के अंदर भी है। भाई मैं जो आपसे जो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ केमिस्ट्री के मुताबिक, क्योंकि हम ये केमिस्ट्री के सीरीज़ में चल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर कुछ चीज़ें चेंज होती है, साइंस वगैरह साइन वगैरह जो होता है वो एक मामला आता है। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, मेरे से एनईडी के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कि फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस आता है, साइन वगैरह के अंदर और क्या क्या मामला आते हैं। अभी जो सवाल आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसको मैं केमिस्ट्री के मुताबिक सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले से, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स वाले में नहीं जाएंगे। और इस फॉर्मूले के मुताबिक और केमिस्ट्री के मुताबिक वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर काम किया जाए तो वहाँ पर होता है कंपैरिजन, वो सॉरी कंप्रेशन, वो वॉल्यूम कम होता है यानी कि कंप्रेस होता है, और वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से काम किया जाए तो ऐसे कंडीशन में एक्सपेंड हो रहा होता है हमारा सिस्टम, और वहाँ पर जो W की वैल्यू, अच्छा ये दोनों वैल्यू W की है, ठीक है, वहाँ पर W की वैल्यू आपको यहाँ इस कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगी और इस कंडीशन में आपको नेगेटिव मिलेगी। मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ये बातें कर रहा हूँ, फिजिक्स वाला भी मैं यहाँ से कोई बात नहीं करूँगा आपसे। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अब मुझे सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है 1500 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड किया जाता है तो वहाँ पर
पॉजिटिव की वैल्यू आती है, जब वह कहीं से लॉस हो तो वहाँ पे नेगेटिव आ रही होती है, या निकाला जाए तो यहाँ ऐड कर रहा है तो यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू होगी प्लस 1500 कैल्स। और क्या है भाई, और एट 200 कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये रहा भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव, और कितनी वैल्यू है ये 200 कैल। तो भाई ये मैं आपको केमिस्ट्री के मुताबिक बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए। फिजिक्स वाले फिर एक मामला अलग चल जाता है। तो डेल्टा ई निकालना क्या है, डेल्टा ई हमें निकालने कह रहा है सवाल के मुताबिक, तो इसको रहने दीजिए यहाँ पे। और क्यू की वैल्यू कितनी है 1500 है, और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे प्लस रहने दीजिए -200 हुआ। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1500 में से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 1300 कैलोरीज। तो अब देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले वगैरह के मुताबिक, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो 1300 कैलोरीज आ रहा है। अब लगे हाथ तो कुछ चीज़ें और भी देख लीजिए। कैलोरी से जूल में जाने के लिए जो एक यूनिट कैलोरी भी होता है, और एक और जो एनर्जी वगैरह का यूनिट होता है वो जूल भी होता है। ये एसआई यूनिट होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, जूल और कैलोरी का जो कन्वर्जन होता है वो होता है 4.184। ये कन्वर्जन वैल्यू याद रखना है। अब बाज़ अगर पेपर के अंदर कभी एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है, अगर जूल से कैलोरी में जाना है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बच्चे भूल जाते। तो भाई ये याद रखना कि अगर आपको जूल से कैलोरी में जाना है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, ये याद नहीं बच्चों को। ये पता होता है कि 4.184 होगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई, या तो पेपर में अक्कड़ बकड़ कर रहे होते, चलो कोई भी एक लगा दीजिए, कोई एक से सही हुआ गलत हुआ नसीब। नहीं, आप ऐसा कोई अक्कड़ बकड़ नहीं कीजिएगा। आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर जेडीसी फाउंडेशन एग्जिस्ट करता है, ये रहा जेडीसी। जे का मतलब हुआ जूल, ठीक है, और सी का मतलब कैलोरी। जूल से कैलोरी में जाने के लिए डी से जो चीज़ आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब वापसी का रास्ता सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर वापस आना है तो 4.184 वैसे ही रहेगा, लेकिन डिवाइड के बजाय हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सवाल एक था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने अंदर मजीद थोड़े बहुत सवाल पूछे जा सकते थे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 4 कह रहा है 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड m। मोलैरिटी वाला फार्मूला, तो भाई मोलैरिटी का फार्मूला m इज इक्वल टू मास है, और यहाँ मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ लगेगा v इन ml या तो cm3। मोलैरिटी मालूम करना है, रहने दीजिए। मास कितना दे रहा है वो 20 ग्राम दे रहा है। Na उसका मोलर मास 40 होता है, 1000 वैसे ही लिख दिया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है। सॉल्व कर ली, 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से ये 0 गया है यहाँ पर, और इसको करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, 20 से 20 जाएगा तो फाइनल आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 आ गया। तो आसान सा सवाल था, 1 है, हाँ 1, हाँ सी में इसका आंसर मिलेगा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर विच आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमर होता है, आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा। 4 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, वो टॉपिक पढ़ाने का तो टाइम नहीं है। तो फर्स्टल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्टल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज के अंदर जो फर्स्टल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। तो इसका ऑप्शन बी हुआ। अगला आते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन NaOCl इज। तो NaOCl का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, नहीं आपको सिर्फ Cl का निकालना है। तो भाई ये Na है, O और Cl। Na का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ये बल्कि पूरा लिख दो, प्लस का 1 होता है। ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है। क्लोरीन आपको निकालना है, इज इक्वल टू जब कोई चार्ज नहीं तो 0 लिखा जाता है। इसको हुआ प्लस का 1 प्लस माइनस, माइनस का 2 प्लस का Cl इज इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और Cl इज इक्वल टू माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस का 1। इसका आंसर आ गया क्लोरीन का प्लस का 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्लोरीन का आया प्लस का 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको याद रहता है ना क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने ये पढ़ा था कि भाई NaCl यहाँ +1 यहाँ -1, तो वो लोग क्या लगा देते हैं इसका आंसर -1, हालांकि बी में दिया हुआ भी नहीं। ये सारा जो कहानी है तो इलेक्ट्रॉन, जब Na की बात आती है तो Na के अंदर ताकत कम होता है, क्लोरीन का ताकत ज़्यादा होता है, Na का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करूँ तो 3.5 होती है और क्लोरीन की होती है 3.0। यहाँ कहानी उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लॉस करना शुरू करता है, इसके मुताबिक यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो आप लोग उस फॉर्मूले वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 या अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चैप्टर हो सकता है।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जहाँ पढ़ाया जाता है उससे पहले ये टॉपिक लाजमी पढ़ाया जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का न्यूमेरिकल आप इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकाले बगैर कर ही नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमॉर्फस। अब ये आइसोमॉर्फस का पेयर, वैसे तो इसका जो ट्रिक है कि आपके पास जो एटॉमिक रेशियो है ना जहाँ पर सेम आ जाए, जैसे पहले ऑप्शन में नजर आ रहा होगा NaCl, NaCl यानी कि 1 क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1:1, उसके साथ दूसरा पेयर कौन सा लगाया हुआ है ZnSO4। यहाँ Zn एक बार है, सल्फर यहाँ पे एक बार है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है। रेशियो सेम नहीं है तो इसको आप लोग आइसोमॉर्फस नहीं बोलेंगे। तो आप आइसोमर किस में सेम है, बी में जाइएगा तो Na एक बार है, नाइट्रोजन एक बार है और ऑक्सीजन 3 बार है, तो 1:1:3 और MgO यानी कि 1:1, ये भी नहीं हो सकता। सी में आइए, MgO नज़र आ रहा है और उसके बराबर में कौन है Na और Fa, तो Mg 1 टाइम है, ऑक्सीजन भी एक बार है, Na भी 1 बार है और फ्लोरीन भी 1 बार है, तो 1:1 इस तरह से आपके पास ये दोनों एक जैसा हो गया, दोनों का एटॉमिक रेशियो, तो इसको आप लोग आइसोमॉर्फस बोल सकते हैं। इस तरह से अगर चौथा वाला देखना चाहो डी, तो वहाँ पे Na एक बार है 1, सल्फर भी 1 है 1:1 और ऑक्सीजन 4 बार 1:1:4, जबकि NaNO3 तो ये 1:1:3, तो आपको यही मैच कर रहा है। अच्छा, ये जो आपको मैंने ट्रिक बताया है ये इंटर लेवल तक का हर जगह काम कर जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल जब मास्टर लेवल में जाइएगा ना, जब मास्टर वगैरह अगर ये खुदा ना खास्ता आप लोगों ने केमिस्ट्री मास्टर वगैरह करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर फिर इस तरह के ट्रिक जो है ना काम नहीं करते, फिर वो एक अलग कहानी। लेकिन आप एप्टीट्यूड टेस्ट पाकिस्तान भर के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं पर दे रहे हो तो वहाँ पर ये वाला ट्रिक काम कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका करने का टाइम नहीं है, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो जाएगा। अब ये ऐसा सवाल है कि हर एक का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम, जो ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और +2 चार्ज जला हुआ, इसका मतलब है कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के ऊपर -2। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, उसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हुआ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम। वैसे आप सारा निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, सोडियम पर आता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है ये +1 है और ऑक्सीजन का यहाँ पर -2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का 8 हुआ, 11 में से 1 गया 10 इलेक्ट्रॉन, 8 में 2 इधर माइनस नहीं कर दीजिएगा, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ये जो पेयर नज़र आ रहा है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे का। आगे आते, अल्फ़ा रेज आर फास्ट मूविंग, अल्फ़ा रेज 4 में से किससे फास्ट मूव कर सकता है, तो ऑप्शन तो इसका पहले ही सही है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं सही, तीसरा क्यों नहीं सही और चौथा क्यों नहीं सही, ये पहले देखते हुए जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉन का वज़न अल्फ़ा के कंपैरिजन बहुत कम होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, और जब क्योंकि जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उसका स्पीड कम हो जाता है, और जिसका मास कम होता है वो उसका स्पीड ज़्यादा। जैसे कोई पतला बंदा, मैं हूँ यहाँ पर, मेरा जो वेट होगा वो 60 किलो होगा, मेरी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अब मेरे बराबर में एक और बंदा आ जाए जिसका वज़न 140 किलो, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा कहीं चलने पे। तो वज़न ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का वज़न कम है, इसका मतलब ये तेज़ मूव करेगा। और वो बोला अल्फ़ा पार्टिकल किससे तेज़ मूव कर सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन से तेज़ मूव कर सकता है, नहीं। अल्फ़ा पार्टिकल तो दरअसल 2 प्रोटॉन होता है, ये रहा। और अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन कितना हल्का है, तो भाई जब आप एक प्रोटॉन बराबर होता है 1836 इलेक्ट्रॉन के, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है कि 1836 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक प्रोटॉन, फिर 2 प्रोटॉन मिलेगा तो एक अल्फा पार्टिकल बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, बहुत तेज़ मूव कर सकता है। प्रोटॉन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और खाली प्रोटॉन में यकीनन सिर्फ अकेला प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए प्रोटॉन तेज़ मूव करेगा, अल्फा पार्टिकल स्लो मूव करेगा। अब आते हैं फोटोन, तो फोटोन तो हमारे पास कोई लाइट वगैरह के अंदर जो पैकेट्स होते हैं या तो क्वांटा या क्वांटम वगैरह, तो वो तो यकीनन लाइट जो स्पीड होती 3 × 10⁸ बहुत ज़्यादा तेज़ी में मूव कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब हीलियम न्यूक्लियाई के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि भाई हीलियम न्यूक्लियाई ये होता है, ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है ऊपर 4 और नीचे 2 मास नंबर। तो इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालूं तो भाई इसके अंदर प्रोटॉन 2 है, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी निकल आया, यही होता है ऊपर से नीचे को माइनस करते हो न्यूट्रॉन निकल कर आता है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, जबकि अल्फा पार्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वजन लगभग इक्वल होता है, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तो हीलियम न्यूक्लियाई भारी है, तो अल्फा पार्टिकल इस हीलियम न्यूक्लियाई से कम तेज़ मूव कर सकता है। अगर बात समझ नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को पीछे करिए, दोबारा इस चीज़ों को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अगला आते कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म था। कैथोड रेज ने किसको कन्फर्म किया था? तो इलेक्ट्रॉन को कन्फर्म किया था। अगला है द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में भी। अल्कलाइन सोल्यूशन कौन हुआ? बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से ऊपर होता है। पहले ऑप्शन में 7 दिया हुआ, 7 तो न्यूट्रल होता है। बी में दिया हुआ 3, 3 तो एसिडिक में आ जाता है। एसिडिक सोल्यूशन में 13 जो है वो बेसिक में जा रहा होता है। अगला है सेकंड हैलोजन कम्स टू। सेकंड हैलोजन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कुछ बच्चों ने ना इसके ना माइंड में आता है अच्छा सेकंड हैलोजन होगा तो सेकंड क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता, नहीं, वो कह रहा है कि सेकंड हैलोजन कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है। तो देखिए सेकंड हैलोजन जो स्टार्ट होता है वो थर्ड पीरियड से, क्योंकि पहले पीरियड के अंदर हैलोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा 9th क्लास का याद हो तो पहले पीरियड के अंदर तो 2 ही एलिमेंट होता है। पहले पीरियड में जो एलिमेंट पाया जाता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक कोने में हीलियम नज़र आ। जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो ऐसे ही तो होता है, यूँ होगा और फिर आपको यूँ नज़र आएगा और फिर यूँ इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। ये यहाँ से हटा, यहाँ आया और फिर यहाँ आया, बीच में डी ब्लॉक आया, तो हाइड्रोजन हीलियम, फिर यहाँ से दूसरा तीसरा। तो पहला हैलोजन, पहले पीरियड में कोई हैलोजन होता ही नहीं। दूसरे पीरियड में पहला हैलोजन मिलता है फ्लोरीन, तीसरे पीरियड में दूसरा हैलोजन मिलता है क्लोरीन। बात समझ नहीं आई है तो पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा मेरे लफ्ज़ों को सुन सकते हो। आगे बढ़ते, इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। अगला है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि पैरेलल टू प्लेन, जैसे अगर मेरे पास ग्रेफाइट मौजूद है, ग्रेफाइट वैसे तो ग्रेफाइट इस तरह से बना हुआ होता है। अच्छा, इसी तरह ग्रेफाइट के एक लेयर तो ऐसा होता है, फिर दूसरा भी ऐसी बनाना लेकिन टाइम लगेगा, फिर तीसरा भी ऐसी बनेगा, चौथा भी ऐसी बनेगा। अगर इनके दरमियान ना वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, ये रहा, ठीक है, इनके दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्स है। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी ना यहाँ से पास करवाया, यानी कि इसके ये 90 का एंगल हो गया, यहाँ पे अगर एंगल मैं चेक करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर ना डबल बॉन्ड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जिस जब हम जाते तो sp2 वगैरह के अंदर आता है, क्योंकि कार्बन है। अगर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चला जाता है। ये भी आपको साथ साथ बताता हूँ, कार्बन के अंदर अगर सारे बॉन्ड सिंगल हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और कार्बन के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ sp हो रहा होता है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट के अंदर अंदर पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करता रहता है, तो ये मूव करता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसके अंदर कंडक्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशन दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आपने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया ऊपर से, यानी कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है कोई भी वायर वगैरह और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ पहले लेयर में घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता परपेंडिकुलर में, सिर्फ पैरेलल में पास हो। पैरेलल में कैसे? यहाँ से यूँ ये है, और आपने इसके बिल्कुल जो हमारे में ग्रेफाइट के लेयर बने हुए, इसके अगर मैं पैरेलल पे लेकर जाऊँ, ये रहा, तो अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल में जाऊँ तो ये 180 हो गया एंगल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है? तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया हुआ पैरेलल टू इट्स प्लेन, हाँ भाई पैरेलल टू इट्स प्लेन इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन नहीं कर सकता है। डी में लिखा हुआ ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। अगर इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं तो फिर परपेंडिकुलर कर लो या पैरेलल कर लो, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर ही नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आते हैं, और इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगला है ली चैटलियर प्रिंसिपल से सवाल निकाला गया है कि फॉर द गिवन रिएक्शन इन विच डायरेक्शन डज द इक्विलिब्रियम मूव बाय इंक्रीज प्रेशर। तो एक चीज़ याद होना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जहां मोल या वॉल्यूम कम हो। अब मोल बोलो या वॉल्यूम बोलो कोई मसला नहीं, देखो सवाल में उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है, N2 दिया हुआ और 3H2 दिया हुआ है, और इसका एरो ज़रा यूँ बनाना था, नहीं बना हुआ इसके अंदर 2NH3। अब मैंने इसके अंदर मोल या वॉल्यूम को चेक कर लो, तो 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 मोल। 4 मोल बोल दो या तो इसको बोल दो 4 वॉल्यूम। यहाँ पर कितना है?
2 मोल बोल दो, या तो आपकी मर्ज़ी है इसको 2 वॉल्यूम बोल दो। तो देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, हर के लिए नहीं, इस रिएक्शन के मुताबिक अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जहाँ मोल और वॉल्यूम कम हो, तो मोल और वॉल्यूम कहाँ कम है, इधर कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये FORWARD, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में जाएगा, तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। अगला आते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.02055570। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इसके 5 रूल होते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए, जो नॉन ज़ीरो होता है वो तो सिग्निफिकेंट होता ही होता है, ये सिग्निफिकेंट है, ये है और ये भी है। जो नॉन ज़ीरो का दरमियान है वो भी सिग्निफिकेंट है। अब बचा ये, तो भाई ये दोनों सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होता है। जब वैल्यू 1 से कम हो तो स्टार्टअप के जितने भी ज़ीरो होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट में आते ही नहीं, कट गए, बाकी बच गया। अब इसका फैसला करें, कुछ लोग ना इसको हटा देते हैं। देखिए, पॉइंट के बाद इस तरह कंडीशन में, अभी पूरा रूल पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस वाले वैल्यू की अहमियत होती है, तो ये भी सिग्निफिकेंट के अंदर आएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसके अंदर पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल डले हुए तरीके से, और उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है, तो आपको इस तरह के सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। अगले सवाल में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द, अच्छा इसका ऑप्शन जो 15वां का लिख दिया, बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न का ताल्लुक किससे होता है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि फैलना, जिसका मास कम होगा वो तेज़ी फैलेगा। चारों में से सबसे कम मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिएगा, मोलर मास 44 निकल कर आएगा। नाइट्रोजन का निकालिएगा, 28 निकल कर आएगा, यानी कि पहले का 44, दूसरे का 28। NH3 का, नाइट्रोजन का 14, 3 ऐड करो 17। CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16, सबसे छोटा यही है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो गया। आगे आते हैं गामा रेज आर। गामा रेज क्या होता है? तो भाई गामा रेज में तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, प्रोटॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन में भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन भले न्यूट्रल होता है, लेकिन गामा रेज का अपना कोई मास नहीं होता, और न्यूट्रॉन का मास होता है, इसलिए न्यूट्रॉन भी हट गया। अब बचा यहाँ पर फोटोन। फोटोन यहाँ पर हो सकता है हाई एनर्जी पे, जब होता है ना, जब आपके पास हाई एनर्जी में जाता है तो फोटोन वगैरह वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम गामा रेज को बोल रहे होते। तो ये जो नॉर्मली होता है ना, मोस्ट वायलेंट इवेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो मोस्ट वायलेंट इवेंट वगैरह जब हो रहा होता है, तो उस दौरान ये आपका फोटोन वगैरह यानी गामा रेस वगैरह पूरा हाई रेडिएशन, हाई जो हमारे पास हाई एनर्जी वगैरह जब निकल रहा, तो वो फोटोन से कंपेयर मैच कर जाता है, तो उस लिहाज से यहाँ पे फोटोन में आप लगा सकते हो। आगे आते हैं, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन। तो ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रहा है? तो भाई ऑक्सीडेशन के लिए आपको याद रखना होता है, जब आप लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बनाया भी होगा, तो देखिए एक ट्रिक हम बना कर रखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो या तो रिडक्शन होगा, या तो रिडक्शन होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा। तो हम कुछ यूँ बनाते हैं, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। डी फॉर डिक्रीज। अब डिक्रीज क्या चीज़? DCRE, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? यानी ऊपर जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्रोमियम के ऊपर अगर प्लस का 7, इस नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो अगर डिक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो तो आर से क्या आता है? डी से डिक्रीज आ रहा है, तो आर से जो आता है ना, वो आता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो फिर डिक्रीज में रिडक्शन है, तो फिर इंक्रीज का खुद पता होना चाहिए। सिक्के का दो पहलू, अगर सिक्का उछाला, अगर हेड नहीं आएगा तो 100% टेल आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन होगा, और अगर इंक्रीज हुआ तो 100% ऑक्सीडेशन होगा। चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। पहले वाले को चेक करो, +2 है, +2 से +7 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो पहला वाला ठीक हो गया। दूसरा वाला चेक करते, क्लोरीन -1 से +1, सॉरी -7 से +1। अब देखो 7 चेक करो, सर ये तो डिक्रीज हुआ, नहीं, वैल्यू माइनस में जो जितनी बड़ी होती है असल में उतनी छोटी होती है। -7 छोटा है, +1 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ए और बी ठीक हो गया। जब ए और बी ठीक हुआ तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दिस में आंसर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सी वाला अपनी आंखों से देख लीजिए। सी में लिखा हुआ -2 से -1। अब आपको सर यहाँ तो डिक्रीज हो गया, नहीं, अगर ये यूँ होता ना, ऑक्सीजन के ऊपर +2 से
प्लस का 1 होता तब मैं कह रहा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वहां पे गौर करिए -2 है और -1 है। जो वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है असल में वो उतनी छोटी होती है। ये वैल्यू छोटी है, -1 बड़ी है, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी में गया। अगला आते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इसको 2001 से 2007 के दौरान कई बार बता चुका हूँ कि भाई पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो होता है हमारे पास सीजियम, ठीक है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है, अगर मैं इसके अंदर हो गया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो भाई जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में लॉस्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होता है। पुराने लेक्चर देखिएगा तो सारा चीज़ आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि द एलिमेंट हैव द लोवेस्ट आईपी वैल्यू। तो भाई आईपी वैल्यू आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कहा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आपको उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। पहला ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा आते हायर शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। शील्डिंग इफेक्ट कौन है, जैसे कि ये बीच में न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर ये एक के है, एक ऑर्बिट के है। इस न्यूक्लियस के एक शील्डिंग इफेक्ट, फिर 2 शील्डिंग इफेक्ट, फिर 3 शील्डिंग इफेक्ट, KLM। जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है शेल, ये शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर बढ़ते जा रहा है आखिरी ऑर्बिट से। जैसे अब ये न्यूक्लियस से दूर हो रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से आसान हो जाएगा। साइज बड़ा हो रहा है, आसान से अल्फाज में कहा जाए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो यही कह रहा है हायर शील्डिंग इफेक्ट। सी में पूछा जा रहा है स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाए तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ता कौन है, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ता है सेंटर में बैठा प्रोटॉन पकड़ के रखता है। जब न्यूक्लियर का चार्ज, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन का चार्ज कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाती है। तो तीनों रीज़न बन सकता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कम होने का, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा जी अगला पहले लिखिए ताकि आगे मुझे जगह मिले बोर्ड में। 21 ट्राइटियम हैज़ डबल नंबर ऑफ। अभी ट्राइटियम होता क्या है, टाइटेनियम अलग चीज़ है, वो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ट्राइटियम ये होता है H3 और 1। अगर मैं पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, प्रोटॉन कितने, तो 1 है, न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे को माइनस कर दीजिए, यानी कि न्यूट्रॉन यहाँ पे डबल है, 2 है। तो ये कह रहा है ट्राइटियम हैज़ डबल नंबर ऑफ। तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और देन प्रोटॉन वो तो हट जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन ही डबल है इसके अंदर। ए हट गया और डी भी हट गया, डी में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। अब रहिए या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। देखिए कह रहा है कि प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, मतलब ये अगर पूरे सेंटेंस को सवाल से मिलाइएगा, ट्राइटियम हैज़ डबल नंबर ऑफ प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन डबल थोड़ी है, न्यूट्रॉन डबल है। आपका जो आंसर सही होगा वो सी होगा। अब सेंटेंस को मिला के पढ़िए। क्वेश्चन ट्राइटियम हैज़ डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। ये सेंटेंस पढ़ने में इससे मैच कर रहा है कि ट्राइटियम के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के डबल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चूज द बेस्ट कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग विच इज़ द सेटिस्फाई द इक्वेशन। भाई बैलेंस करना है, 9th क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। C3H8 प्लस O2 और यहाँ कौन है CO2 और H2O। तो बैलेंस कर लेते हैं जल्दी सा। कार्बन 3 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, आप लगा दो 3। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ लगा दो 4, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ कितना 3 2 ज़ा 6 टाइम ऑक्सीजन और 4 1 ज़ा 4, 10 है, यहाँ लगा दो 5, 5 2 ज़ा 10, इक्वेशन बैलेंस। अब इधर कोफिशिएंट देख लो, 1 है तो 1 हुआ, यहाँ 5 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। मैच कर लो, किससे मैच कर रहा है, 1 5 3 4, ये आपका बी से मैच कर गया। अगला आते प्रोटीन इज़ अ बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड। माजी में कई बार आ चुका भाई। प्रोटीन असल में अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलाते हैं तो उसके नतीजे में पॉलीमर बनता है। तो सी सही हो गया। सोप क्या होता है, तो भाई सोप आप जब फैटी एसिड और NaOH को मिलाते हो तो इसके नतीजे में सोप बन रहा होता है, यानी कि फैटी एसिड का सॉल्ट, यानी कि फैटी एसिड, ये अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फैटी एसिड होगा और यहाँ पे हम NaOH डालेंगे
तो ये एसिड और ये बेस है, एसिड और बेस मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। ये सॉल्ट जो बन रहा है असल में फैटी एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो हम इसको फैटी एसिड, तो यही लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, सॉल्ट और फैटी एसिड। और याद रखिएगा इस प्रोसेस का जो नाम होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, नॉर्मल तो हम ये पढ़ते हैं एसिड और बेस को मिलाइएगा, क्योंकि ये बेस है ना एनएओ, एसिड और बेस को मिलाइएगा तो उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री का अंदर का हिस्सा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलिएगा, इसको खास नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेपुनिफिकेशन, सेपुनिफिकेशन। हो सकता है स्पेलिंग कोई गलत हो तो चेक कर लेने के, सेपुनिफिकेशन हो सकता है मुझसे गलती हो गया, तो स्पेलिंग को इतना नोट नहीं करिएगा स्पेलिंग गलत हो रहा बंदे का, आप कॉन्सेप्ट की तरफ तवज्जो रखें, सेट कर लीजिएगा, आपको बुक से सही स्पेलिंग मिल जाएगा। अगला एमसीक्यूज है, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रीजिया जो मिक्सचर होता है वो होता है, कई बार आ चुका है, HCl का होता है और HNO3 का होता है। HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है, 1:2 रेशियो, 3:1। अब आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी सवाल में HNO3 पहले भी रख सकता है, तो 3 मोल HCl का होना चाहिए और 1 मोल HNO3 का होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्वा रीजिया, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। अब आपके बुक में मसला ये है कि ए और सी कौन सा वाला सही है, तो भाई ए के अंदर बी और डी तो गया, वो तो हो ही नहीं सकता, ए और सी में सी सही है। बोलोगे सर दोनों तो सेम लग रहा है, देखिए ए के अंदर ना जो HCl दिया हुआ डाइल्यूट दिया हुआ, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ये भी हमें कंसनट्रेटेड चाहिए होता है और ये भी हमें कंसनट्रेटेड चाहिए होता है, डाइल्यूट नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका अभी नए बुक के अंदर सवाल हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप कहीं और टेस्ट देने जाओगे तो दुनिया भर के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये होता है। और जब हम नाइट्रिक एसिड तैयार करते हैं ना, जब किसी बोर्ड के अंदर, पहले हमारे बोर्ड के अंदर मौजूद हुआ करता था, तो नाइट्रिक एसिड की तैयारी के नतीजे में हमें ये फिर एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर वगैरह पूरा डिटेल पढ़ाया जाता था। ये खास तरह का मजमुआ होता है, जैसे अगर सोना है ना, वो मजमुआ भी इससे पहले बताना भूल गया था, ये ऐसा सोल्यूशन बन जाता है कि अगर मैं इसके अंदर गोल्ड को डाल दूँ ना तो गोल्ड डिजॉल्व हो जाएगा सोना, वरना आप सोना को जितना कोशिश करते हैं डिजॉल्व करने, उसको पानी में डाल दीजिए, तेज़ाब में डाल दीजिए, वो डिजॉल्व नहीं होता। आप तो देखो वो सोना सदियों से चलते हुए आ रहा है, वैसे ही चमक रहा होता है। उसी जगह आप सिल्वर ले लो या कोई और मेटल लेते हो, उसमें जंग लग जाता है, फिर कलर हल्का हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोना हमारे पास सेट रहता है, वो कहीं पर पानी वगैरह में घुलता भी नहीं है। लेकिन अगर उसको इसके कॉम्बिनेशन वाले सोल्यूशन में मिला दिया जाए तो वहाँ पे जाके गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए उस वाटर को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, शाही पानी के नाम से। फिलहाल इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा वो तो कॉम्बिनेशन ही पूछा जाएगा। तो ये आपका 2018 का जो सवाल आया, 2008 में जो सवाल आया था, वो मैंने आपको यहाँ मुकम्मल करवा दिया। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।